हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नया चैप्टर, दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या? एज द नेम इंडिकेट्स कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। एक्चुअली डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन रह पाती है, बॉडी हर फंक्शन को सही से कर पाती है। अब कोई एक तो होना चाहिए जो सारे ऑर्गन्स को गवर्न करे, टाइम टू टाइम बताए कि अब आप काम करिए, अब आप काम करिए, अब आप तेज़ काम करिए, आप धीरे काम करिए, या आप बहुत तेज़ काम करिए, या आप हार्ट की मदद कीजिए या लीवर की मदद कीजिए। ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई एक लीडर होना चाहिए। तो लीडर ही क्या है? वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इज़ मेंट फॉर क्विक सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन। ये क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए, जल्दी से बताने के लिए, सेल टू सेल हर बॉडी ऑर्गन हर पार्ट को बताने के लिए है कि भैया आपको काम कैसे करना है, तेज़ धीमा किस हिसाब से, तभी बॉडी की होम्योस्टैसिस मेंटेन हो पाती है। मतलब अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वो सब अपना काम कर रहे थे, पर उन सभी काम को गवर्न करने वाला, क्विकली गवर्न करने वाला, वो कौन है? नर्वस सिस्टम। इसीलिए चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है चीज़ों को। इसके अलावा हम यहाँ पे हार्मोन्स की भी बात कर लें। अगर हम हार्मोन की बात करें, जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कहते हैं, तो वो भी कंट्रोल करता है इन सभी के फंक्शन को। इसका मतलब ये दो चीज़ें, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स, ये बॉडी के सारे जो फंक्शंस हैं, अदर ऑर्गन्स के जो फंक्शन हैं, उन सभी को कंट्रोल करने वाले होते हैं। दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरे का मतलब, जब नर्वस सिस्टम है बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, तो एंडोक्राइन सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली नर्वस सिस्टम क्विक कोऑर्डिनेशन देता है, एंडोक्राइन सिस्टम वो स्लो कोऑर्डिनेशन करता है। किसी किसी केस में उसका भी फास्ट हो सकता है, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हार्मोन की हम बात करें, पहला अंतर, नर्वस कंट्रोल क्विक हुआ, ख़त्म हो गया, मगर कुछ चीज़ें लंबे समय तक चलनी चाहिए। उन लंबे समय तक चलाने का काम कौन करता है? वो एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन्स करते हैं। उनका फंक्शन धीरे होता है जनरली, मगर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो तुरंत बड़ा नहीं कर देता बच्चे को, वो टाइम लगाता है, थोड़ा सा उसको थोड़ा टाइम लगता है। और थोड़ा क्या, ग्रोथ अगर करनी है तो लंबा प्रोसेस है, लंबे समय तक वो काम करता है और वो ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत है। ये तो पॉइंट 1 हुआ। दूसरी बात, नर्वस सिस्टम कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हाँ, नर्वस सिस्टम हर जगह पहुंचा होता है, पर हर सेल तक पहुंचे ये पॉसिबल नहीं है। तो हर सेल तक जो पहुंचता है वो हार्मोन का इफेक्ट होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कैन नॉट रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। दैट्स वाई हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज दे हैव रीच टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। हर सेल की, जो बॉडी की सेल है, वहाँ तक उसकी रीच होती है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंसेस की बात हो गई। हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर से। तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में हमने जब टिश्यूज़ पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने जो है नर्वस टिश्यू भी पढ़ा, जहाँ पे हमने न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल को पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व के बारे में पढ़ा। तो थोड़ा सा वहाँ ट्रांसमिशन के बारे में भी पढ़ा था, हमने समझा था, पर आपको बताया गया था कि एग्जैक्ट आपको जानकारी वो नर्वस सिस्टम में मिलेगी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट यहीं से करते हैं, दैट इज़ द नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। कैसे नर्व इम्पल्स और उसका ट्रांसमिशन होता है। फिर हम साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। उसके बाद फिर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें ब्रेन आता है, प्लस पीएनएस आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो इसे समझने के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें शुरुआत में लिखा हुआ है, पर ज़्यादातर बच्चे उसको ध्यान नहीं देते। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जवाब भी मैं ही दूंगा, पर आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस करेंगे तो समझ में आएगा। वाई द नर्व्स आर एक्साइटेटरी, या वाई द न्यूरॉन्स आर एक्साइटेटरी। न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी क्यों होते हैं? वो एक्साइटेटरी का मतलब, दे रिसीव द स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। क्यों? आंसर इज बिकॉज देयर मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो
कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। अब ये पोलराइज्ड का क्या मतलब हुआ? पोलराइज्ड का मतलब हुआ कि देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के जस्ट बाहर और जस्ट अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बेचैनी होती है, इसीलिए चार्जेस जो है वो अंदर आना चाहते हैं। न्यूरॉन के इंटीरियर में नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आना चाहता है, Na+ हमेशा अंदर आना चाहता है, इसीलिए स्टिमुलस देते ही Na+ अंदर आता है और पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से स्टिमुलस बनता है और वो आगे ट्रांसमिट करता है। इसे हम और एलॉबरेट करेंगे अभी, पर सबसे पहले आप इस बात को लिख लीजिए कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेटरी बिकॉज देयर मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, दैट इज there exists potential difference between inside and outside of the neuron, inside and outside of the neuron। ये पोटेंशियल डिफरेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है ज़रा देखिए। अगर इनसाइड आप देखेंगे तो -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। अगर हम इस मेम्ब्रेन को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन शोज -70 millivolt potential difference as compared to the outside of the neuron। तो -70 millivolt का potential difference inside में मिलता है जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब न्यूरॉन का इनसाइड जो है दैट इज़ नेगेटिव एंड आउटसाइड इज़ पॉजिटिव। ये ऐसा मेंटेन क्यों रख पाता है? ये जो आप देख रहे हो -70 millivolt, ये असल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मतलब व्हेन द न्यूरॉन इज़ एट रेस्ट तब उसका इनसाइड बाहर के कंपैरिजन में उसमें -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन द न्यूरॉन इज़ एट रेस्ट। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिलीवोल्ट का मेंटेन कैसे होता है उसको अगर हम देखें तो असल में जो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन है उसमें K+30 टाइम्स ज़्यादा होता है, और न्यूरॉन के जस्ट बाहर अगर हम देखें तो Na+ वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो बाहर 10 टाइम्स ज़्यादा, K+ अंदर 30 टाइम्स ज़्यादा। तो सीधी सी बात है कि ये ज़्यादा है K+ अंदर तो बाहर जाना चाहेगा और Na+ बाहर से अंदर आना चाहेगा। तो पहला पॉइंट जो है ये है कि दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू K+ एज कंपेयर टू Na+। नंबर 1 पॉइंट आप लिख भी सकते हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू K+ as compared to Na+, so many K+ they diffuses outside, but a very small number of Na+ can diffuse inside। सीधी सी बात है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो K+ के लिए बहुत ज़्यादा परमेबल है, तो कई सारे K+ बाहर जाते रहते हैं। Na+ के लिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन कम परमेबल है, तो बहुत कम Na+ अंदर आ पाते हैं, जिस वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर गया तो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पहला कारण नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू K+ एज कंपेयर टू Na+, सो मोर K+ गोज आउटसाइड एज कंपेयर टू नंबर ऑफ Na+ कमिंग इनसाइड। दूसरी बात, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं न्यूरॉन्स के अंदर। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, प्रोटीन को अलाउ नहीं करती। ये भी नेगेटिव चार्ज को बिल्ड करता है अंदर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अकर इनसाइड द न्यूरॉन्स एंड दे कैन नॉट क्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबिलिटी। दे कैन नॉट क्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबिलिटी। वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि वो सेमी परमिएबल होती है, जिससे नेगेटिव चार्ज अंदर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? दिस इज Na+ K+ ATPase पंप। इसका मतलब ये Na+ और K+ को इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसफ़र करेगा विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ये एक ATP का यूज़ करके 3 Na+ को बाहर भेज देता है और 2 K+ को अंदर भेज देता है। देखिए कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होनी चाहिए। Na+ बाहर ज़्यादा है फिर भी Na+ को बाहर भेज रहा है, इसीलिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अंदर लाने के लिए शायद ना पड़ती, पर बाहर भेज रहा है जहाँ Na+ ज़्यादा है तो धक्का देना पड़ता है, इसीलिए एनर्जी चलती है। K+ अंदर है ज़्यादा और K+ को ही अंदर दे रहा है धक्का, इसीलिए तो ATP की ज़रूरत है। तो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, Na+ K+ ATPase pumps 3 Na+ outside and pumps in 2 K+ inside। इसका मतलब एक ATP का यूज़ करके 3 Na+ ये बाहर भेज दे रहा है और केवल 2 K+ को अंदर लेकर आ रहा है।
तो फिर से पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ, क्योंकि 3 Na+ बाहर गए या प्लस चार्ज बाहर गए और 2 प्लस चार्ज अंदर आए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है और इस वजह से भी अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज बिल्ड होता है। तो 3 चीज़ें नेगेटिव चार्ज को अंदर बिल्ड करती हैं। पहली चीज़ क्या कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन K+ के लिए ज़्यादा परमेबल है तो ज़्यादा K+ बाहर जाता है, Na+ के लिए कम परमेबल है तो कम Na+ अंदर आता है। दूसरी बात कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन न्यूरॉन के अंदर हैं जो उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं और वो प्रोटीन बाहर नहीं जा सकते। तीसरी बात, Na+, K+ एटीपीज पंप एक ATP के यूटिलाइजेशन के साथ 3 Na+ को बाहर भेज देता है और 2 K+ को अंदर लेता है बदले में। तो यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज का लॉस होता है, इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज अंदर मेंटेन रहता है इन 3 कारणों से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। यहाँ ज़रा देखें, ये हमने उसी के लिए डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें सबसे पहले तो ये डायग्राम जो हमने बना रखा है उसे समझते हैं और समझने के बाद आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे, चेंजेस करने के बाद ये कंप्लीट होगा। ठीक है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसमें 2 तरह के गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, Na+ एंड K+, दोनों तरफ होते हैं, Na+, K+। यहाँ नहीं बनाया टू सेव योर टाइम, तो Na+, K+ दोनों तरफ होते हैं। गेटेड आयन चैनल हैं क्योंकि इनके अंदर गेट लगे होते हैं, वो गेट बंद होते हैं इस तरह से, ये बंद होते हैं, जब इम्पल्स मिलेगी तभी खुलेंगे, ऐसे नहीं खुलेंगे। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में गेटेड आयन चैनल्स हैं। अब हम देखते हैं से इसको आप कह लीजिए चैनल नंबर 1, ये चैनल नंबर 2, ये चैनल नंबर 3, मतलब ग्रुप ऑफ चैनल Na+, K+। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, और इसका ये मतलब हो गया, आप समझ गए कि 1 पे, 2 पे, 3 पे क्या क्या चेंजेस आ रहा है। हम 3 डायग्राम में आपको दिखाने वाले हैं, यही वाले चैनल्स हैं ये, पर वो चेंजेस क्या आ रहे हैं 3 डायग्राम में दिखाएंगे। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स इनिशिएट कब करेगी, जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलेगा नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा। देखिए यहाँ अगर आपने दिया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो स्टिमुलस, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा। अगर बहुत कम होगा उससे तो जनरेट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो भी वो जनरेट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को उठाना सोते हुए, मान लीजिए रवि सो रहा है, आपको उसको उठाना है, तो आप क्या कहेंगे, रवि उठ जाओ, रवि उठ जाओ, रवि उठ जाओ, तो नहीं उठेगा। चाहे आप 10 बार कहेंगे, ये स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है, उसको जगाने वाले से कम है, तो आप 10 या 20 बार भी करेंगे तो बोलेंगे तो जगेगा नहीं, क्योंकि जुड़ते नहीं स्टिमुलस कभी, कि थ्रेशोल्ड से कम दिया, बार बार दिया तो भी जुड़ेगा नहीं स्टिमुलस। आपने कहा रवि उठ जाओ और उठ गया एक बार में, इससे भी तेज़ बोलेंगे तो भी उठेगा ही। इसका मतलब दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दैट जनरेट्स द नर्व इम्पल्स, दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस तो देना ही पड़ेगा, और ज़्यादातर केस में जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है डियर, वो -55 टू -65 मिलीवोल्ट्स होता है। ठीक है, -55 से -65 मिलीवोल्ट जनरली वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है न्यूरॉन को, Na+ चैनल खुल जाता है। ये Na+ का गेट खुल गया जो कि अभी तक बंद था। जैसे ही Na+ का गेट खुला डियर, जैसे ही Na+ का गेट खुला, तुरंत ही Na+ अंदर आने लगेगा, क्योंकि Na+ बाहर क्या है, 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। तो Na+ चैनल खुलते ही यहाँ से Na+ वो बहुत ही तेज़ी से अंदर आने लगते हैं। यहाँ पर Na+ अंदर आने लगा। ये प्रोसेस टेम्परेरी है पर बहुत फास्ट है। ये 0.5 मिली सेकेंड के लिए ओपन होता है चैनल, और उतनी देर में बहुत सारे Na+ अंदर आ जाते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है जब बहुत सारे Na+ अंदर आते हैं, तो यहाँ से Na+ का लॉस हुआ बाहर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि बहुत सारे Na+ का लॉस हुआ, और अंदर हमेशा नेगेटिव होता है, पर अभी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जैसे ही स्टिमुलस दिया गया Na+ चैनल खुल गया, खुलते Na+ अंदर आए, बाहर
नेगेटिव और जस्ट अंदर क्या हो गया पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसे क्या हम कहते हैं? डीपोलराइजेशन। दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन फिर समझाऊंगा। तो डीपोलराइजेशन में क्या समझा आपने? कि जैसे ही Na+ चैनल खुला, Na+ तेजी से अंदर आ गए, ये चैनल खुला हुआ है, Na+ तेजी से अंदर आए, इधर से भी अंदर आए, Na+ अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो गया नेगेटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी जो चार्जेस की हो गई, नेगेटिव की जगह अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन है, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। वी कुड ऑल्सो राइट इट हियर। ये डीपोलराइजेशन आपको समझाया है पोलराइजेशन, चार्जेस का चेंज होना, ठीक है। अब जैसे Na+ चैनल खुला, अंदर आ गया Na+, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो इधर पॉजिटिव और इसके जस्ट सामने नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से शॉर्ट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं, जिसे कहते हैं एडी करंट्स। उस करंट की वजह से ये इसके लिए स्टिमुलस बन जाता है नेक्स्ट Na+ के लिए। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आया जिस वजह से करंट जनरेट हुआ, और ये जो करंट का अमाउंट है वो लगभग इतना ही होता है। वो सेकंड वाले जो चैनल ग्रुप है या सेकंड वाला जो Na+ है उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है। जब उसके लिए स्टिमुलस का काम करता है तो सेकंड वाला Na+ चैनल ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये Na+ चैनल ओपन हो गया। जैसे ही सेकंड वाला Na+ चैनल ओपन होता है, Na+ वो अंदर आता है धड़ाधड़ यहाँ पर, और इस वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाता है सेकंड चैनल के पास और बाहर नेगेटिव हो जाता है सेकंड चैनल के पास। ये हुआ। मीनवाइल जहाँ पर Na+ जैसे सेकंड पे खुलता है तब तक ये Na+ बंद हो जाता है और फर्स्ट वाले का K+ खुल जाता है। इधर सेकंड Na+ खुला तब तक पहले का Na+ क्या हो गया? बंद, मगर K+ ओपन हो गया, जिस वजह से K+ जो है ना वो तेज़ी से बाहर जाने लगा। ये K+ बाहर जाने लगा। जब K+ तेज़ी से बाहर जाने लगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नुकसान हुआ, तो यहाँ पर कंडीशन वापस से चेंज हो गई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया था, मगर K+ पहले पे खुला, खूब सारे K+ बाहर गए। जब K+ बाहर गए तो यहाँ उन्होंने पॉजिटिव कर दिया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया तो यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब K+ चैनल के खुलने की वजह से पहले चैनल ग्रुप में नंबर 1 वाले पर वापस से वही स्थिति हो गई जो स्टिमुलस मिलने के पहले थी। स्टिमुलस मिलने के पहले क्या था? अंदर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये देखिए, K+ चैनल अगर ओपन हुआ तो सीधी सी बात है कि बहुत सारा K+ वो बाहर चला जाएगा, K+ बहुत सारा बाहर चला जाएगा। K+ बाहर जाने की वजह से अंदर फिर से नेगेटिव और बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाता है। वापस से वही स्थिति होना, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ये डीपोलराइजेशन था कब? जब Na+ चैनल खुला और K+ चैनल खुला, तो उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। वही स्थिति हो गई जो शुरू में थी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है? वही चीज़, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये वाला इसके लिए स्टिमुलस का काम करेगा और थर्ड पे Na+ चैनल खुल जाएगा। अब जब यहाँ पे Na+ चैनल खुलेगा तो सीधी सी बात है, वही चीज़ होगी कि Na+ विल मूव इनसाइड, बिकॉज ऑफ दैट हियर इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड हियर नेगेटिव। दूसरे पे क्या स्थिति थी? पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर दूसरे पे K+ चैनल खुल गया और K+ चैनल खुलने से K+ बाहर जाने लगा, K+ बाहर जाने लगा, जिस वजह से अंदर वापस से नेगेटिव और बाहर वापस से पॉजिटिव, मतलब
जब भी के प्लस चैनल खुलेगा तो रीपोलराइजेशन होगा। तो इस तरह से चेंजेस आए। ज़रा आप ध्यान से देखिए, पहले अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव, पर जैसे स्टिमुलस मेरा चैनल 1 पॉजिटिव हो गया अंदर बाहर नेगेटिव, अगले कंडीशन में क्या हुआ कि 1 वाला वापस से नेगेटिव मतलब रीपोलराइजेशन और सेकंड वाला पॉजिटिव, फिर थर्ड पे पॉजिटिव। ऐसे बाहर अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज 1 पे, नेगेटिव चार्ज 2 पे, नेगेटिव चार्ज 3 पे। तो इसका मतलब कि जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की उस पर चार्ज आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये ट्रेवल करता चला जा रहा है। यही नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है। इसी तरह से नर्व इम्पल्स क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल मेथड में भी देख लें ज़रा, तो और बेटर समझ में आएगा हमें। यहाँ नीचे हमने टाइम जो है एक्स एक्सिस पे लिया है इन मिली सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिया है वो मिली वोल्ट्स में है। ठीक है, तो ये -70 मिली वोल्ट, इसका मतलब ये +30 मिली वोल्ट, ये 0 मिली वोल्ट। तो क्या होता है कि अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ना, असल में ये क्या है, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मेम्ब्रेन रेस्ट करती है तो वो होता है -70 मिली वोल्ट। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अभी, पर जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होते ही क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन कैसे होता है आप जानते हो, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करते ही Na+ चैनल ओपन हो गए। Na+ चैनल opens for 0.5 मिली सेकेंड। Na+ चैनल 0.5 मिली सेकेंड के लिए ओपन होते हैं। Na+ मूव्स इनसाइड विच रेजेस द पोटेंशियल। या आपका Na+ जब अंदर आया तो अंदर नेगेटिव से धीरे धीरे 0 और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज बन गया। जैसे Na+ चैनल खुले, Na+ अंदर आया, ये जो ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हो, ये न्यूरॉन के जस्ट अंदर की दशा और दिशा को दिखा रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज था, धीरे धीरे यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। Na+ अंदर आता गया। तो पहले तो यहाँ क्या था, नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। Na+ आने लगा तो यहाँ पर नेगेटिव 0 में बदल गया, मतलब -70 से -60, -50, -10, 0, +10, +20 और फाइनली +30 मिली वोल्ट तक पहुँच गया। ये डीपोलराइजेशन है। इसका मतलब -70 से +30 तक मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है अंदर का पोटेंशियल। ये रेयरली +60 तक जाता है, अदरवाइज +30 के आसपास ही आता है। तो +30 मिली वोल्ट तक बदल गया डीपोलराइजेशन से। अंदर जो है वो हो गया नेगेटिव। ये एक स्पाइक लाइक मैनर में बढ़ा, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव। स्पाइक लाइक मैनर में बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। ये जो पॉइंट है स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया डीपोलराइजेशन। जब ये +30 मिली वोल्ट पे पहुंच जाता है तो K+ चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ही K+ चैनल ओपन होता है उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। उसे हम कहते हैं यहाँ पर Na+ चैनल के बंद होते ही K+ चैनल खुल जाता है। K+ चैनल ओपन्स फॉर 1 to 5 मिली सेकेंड। अगर आप देखिए तो ये 0.5 मिली सेकेंड केवल ओपन होता है, पर K+ चैनल थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन होता है। 1 to 5 मिली सेकेंड के लिए वो ओपन हो जाता है। तो दुगने से 10 गुने टाइम तक K+ ओपन रहता है और K+ बाहर जाते रहते हैं। K+ मूव्स आउटसाइड। जब K+ आउटसाइड जाता है तो पॉजिटिव चार्ज का अंदर से लॉस होता है और वापस से अंदर नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि K+ चैनल थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रह जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है ना कि पोटेंशियल -70 से भी नीचे चला जाता है, क्योंकि K+ चैनल ज़्यादा देर के लिए खुला रह गया। जब ये -70 से भी नीचे चला जाता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये असल में क्या हो गया, इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया जब -70 मिली वोल्ट से भी नीचे चला जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है पोटेंशियल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि K+ थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रह जाते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये वो समय है
जिस समय अगर आप न्यूरॉन को कोई इम्पल्स दोगे तो भी वो रिसीव नहीं कर पाएगा, ये उसका आराम का टाइम है, क्योंकि रेस्टिंग से भी नीचे चला गया इसलिए इम्पल्स को परसीव नहीं करेगा वो। अगर न्यूरॉन किसी इम्पल्स को परसीव नहीं कर रहा किसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हाइपर पोलराइजेशन या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वो पीरियड है जिसमें न्यूरॉन किसी दूसरी इम्पल्स को परसीव नहीं कर सकता, उसे अचीव नहीं कर सकता। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो हाईएस्ट होता है कार्डियक मसल के केस में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कार्डियक मसल में क्या होता है? हाईएस्ट होता है। इसका मतलब हार्ट मसल सबसे ज़्यादा देर तक रेस्ट करती हैं। उन्होंने काम किया, काफ़ी देर आराम किया, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर काफ़ी देर आराम किया, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। उस समय अगर उन्हें कुछ काम कहा भी जाए तो भी वो नहीं करेंगे, कोई इम्पल्स दिया जाए तो भी नहीं लेंगे। यही कारण है कि हार्ट मसल वो पैदा होने से पहले से काम करती है, और जब तक आदमी स्विच ऑफ नहीं होता तब तक उसमें काम करती है, जब तक आदमी चला नहीं जाता तब तक वो काम करती है, मरने पर ही काम नहीं करती बस, और कभी नहीं थकती, क्योंकि हार्ट मसल अगर थक गई तो आदमी उसी समय स्विच ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब उसमें हाइपर पोलराइजेशन बहुत देर बाद वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ पाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्व इम्पल्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स और उसके ट्रांसमिशन के बारे में आपने जाना। कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, बच्चे परेशान रहते हैं। आप इसे पढ़िए, समझिए, ज़रूरत पड़े तो 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। आपके पास लेक्चर है, कहीं जा नहीं रहा, वीडियो लेक्चर है, 2 बार पढ़िए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं साइनेप्स के बारे में। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स न्यूरोनल जंक्शन होता है, मतलब न्यूरॉन और न्यूरॉन का जंक्शन होता है, जहाँ से इम्पल्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दे देता है। न्यूरोनल जंक्शन को ही हम साइनेप्स कहते हैं। ये साइनेप्स 2 तरह की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वहाँ बनती है जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, जो दूरी हो, बहुत ज़्यादा कम हो। और केमिकल साइनेप्स वहाँ बनता है जहाँ 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप इलेक्ट्रिकल साइनेप के गैप से बहुत ज़्यादा हो। वो 10 to 20 नैनोमीटर का गैप हो सकता है, और ये गैप बहुत ज़्यादा होता है न्यूरॉन्स के लिए। इम्पल्स इसके थ्रू नहीं जा सकती डायरेक्ट, वो केमिकल्स के थ्रू जा सकती है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि ये गैप जो होता है 2 न्यूरॉन का बहुत कम होता है, जिस वजह से उनके बीच में गैप जंक्शन बन जाते हैं। जब गैप जंक्शन बन जाते हैं तो सीधे चार्ज इसमें से, इस न्यूरॉन में से दूसरे में पहुंच जाता है, और इसीलिए ये बहुत फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में दूरी इतनी होती है कि यहाँ पर गैप जंक्शन का बनना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इम्पल्स का जो फ्लो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो उतना फास्ट नहीं होता जितना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में होता है। तो पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को समझ लेते हैं और कुछ बातें लिख लेते हैं और डिफरेंस को भी देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ बनता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो बॉडी में रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। CNS के कुछ पार्ट में होते हैं और कुछ और जगह पे भी पाए जाते हैं, पर बहुत कम होते हैं। मोस्टली हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स पाया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज फाउंड वेयर द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स इज वेरी लेस, गैप जंक्शन इज फॉर्म्ड, सो चार्ज कैन डायरेक्ट ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। वहीं पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनता है। अब इसकी खासियत क्या है? पॉइंट लिखिए इसके बारे में। नंबर 1, दे आर वेरी फास्ट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स, ये भी लिख सकते हैं एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। दे आर वेरी फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स, वो आप ब्रैकेट में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि केमिकल स्लो होता है, केमिकल भी बहुत फास्ट है, मगर इलेक्ट्रिकल उससे भी कई गुना फास्ट होता है। दूसरी बात, केमिकल साइनेप्स में केवल इम्पल्स इस न्यूरॉन से दूसरे में जा सकती है, दूसरे से वापस नहीं आ सकती, मगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इम्पल्स इस न्यूरॉन से इसमें और इससे वापस इसमें आ सकती है। तो इसका मतलब 2-way फ्लो ऑफ इम्पल्स कैन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, 2-way फ्लो ऑफ इम्पल्स कैन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। This is not possible in chemical synapse. Chemical synapse has one-way flow of impulse. Chemical synapse has one-way flow of impulse. Chemical synapse में केवल one-way flow of impulse that can occur. ठीक है,
तीसरा, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं वो बहुत जल्दी से बहुत दूर तक इम्पल्स को पहुँचा देते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल साइनेप्स। इसीलिए दे कैन सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ जो है सेल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स और ग्रुप्स, वो कई सारे ग्रुप्स की एक्टिविटी को एक साथ करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट में गैप जंक्शन होते हैं, वहाँ भी इम्पल्स बहुत तेज़ी से जाती है, इसीलिए एक साथ पूरा वेंट्रिकल वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इम्पल्स से तुरंत पहुँच गई। अगर इतनी फास्ट नहीं पहुँचती तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल का अलग अलग मसल, तो ब्लड पंप नहीं होता। तो थर्ड लिखिएगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, दे कैन सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स। दे कैन सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स, वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ करा सकते हैं, चाहे वो मसल हो चाहे कोई और पार्ट हो बॉडी का, एक साथ उसकी एक्टिविटी को, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल साइनेप्स को देखिए तो ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होती है मगर केमिकल साइनेप्स सबसे ज़्यादा होती है बॉडी में। और केमिकल साइनेप्स में वन वे फ्लो ऑफ इम्पल्स कैन टेक प्लेस, या टू वे फ्लो ऑफ इम्पल्स नहीं होता, केवल वन वे फ्लो ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, तो केमिकल साइनेप्स कहाँ बनती है, जहाँ दो न्यूरॉन के बीच का गैप ज़्यादा होता है। ये जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब खाई है एक तरह से। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट 10 to 20 नैनोमीटर बड़ी हो सकती है। 10 to 20 नैनोमीटर, 10 से 20 नैनोमीटर की दूरी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जिस न्यूरॉन से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में जाती है, इस न्यूरॉन से जा रही है, तो इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब और इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। और ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। तो होता क्या है, इम्पल्स कैसे आती है ज़रा देखते हैं। जैसे इम्पल्स यहाँ आती है वो Ca2+ चैनल को ओपन कर देती है। Ca2+ चैनल ओपन होते ही Ca2+ आयन अंदर डिफ्यूज़ करता है और वो आके इन वेसिकल्स से चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है। ये वेसिकल्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, which are around 50 nanometer in diameter and each vesicle contains around 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर। ये 50 नैनोमीटर के वेसिकल्स हैं, हर वेसिकल में लगभग 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, मैसेंजर भरे होते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर आगे इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे। तो ये वेसिकल्स जो है ना वो 50 नैनोमीटर बड़ी है। ये कैल्शियम जैसे ही वेसिकल से टच होता है, ये वेसिकल को धक्का देता है। ये देखिए धक्का देके आगे ले जा रहा है और आगे ले जाके वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा देता है वेसिकल को। जैसे ही वेसिकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होती है वो बर्स्ट कर जाती है। फ्यूज़ होती है, ये बर्स्ट कर गई और बर्स्ट करते ही इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये यहाँ टहलने लगते हैं। फाइनली इनको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मिल जाते हैं इनके। जैसे रिसेप्टर पे लगते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के, ये यहाँ Na+ चैनल ओपन कर देते हैं। किसके? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो Na+ चैनल है उनको, या दूसरे न्यूरॉन पे जो चैनल है उनको। जैसे Na+ चैनल ओपन होता है, Na+ अंदर आते हैं धड़ाधड़। Na+ के अंदर आते ही आप जानते हो कि ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव, उल्टा हो गया। इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो यहाँ डीपोलराइज हो गया ये वाला न्यूरॉन भी। डीपोलराइज हो जाने का सीधा सा मतलब है कि इम्पल्स अब इस वाले न्यूरॉन के पास पहुँच गए, यही मतलब हुआ। तो डीपोलराइजेशन हो गया इसका। अब ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। स्टेप वाइज एक बार और बता देता हूँ, आप चाहो तो अलग से नोट भी कर सकते हो कि इम्पल्स रीचेज दी प्री साइनेप्टिक नॉब, इम्पल्स ओपन्स दी Ca2+ channel of pre-synaptic knob, Ca2+ ion moves inside, they fuses with the vesicles and force the vesicle to fuse with presynaptic membrane. As soon as the vesicle fuses with presynaptic membrane, the vesicle bursts, releasing the neurotransmitter in the synaptic cleft. Now these neurotransmitter attaches to the receptors on postsynaptic membrane or the second neuron. As soon as the neurotransmitter attaches to the receptor, they stimulates the opening of Na+ channel. Na+ channel moves inside and that causes the depolarization of this next neuron, and this wave of depolarization
then can go forward to another neuron and then to another neuron, and this is the way of transmission of impulse between the neurons. तो न्यूरॉन्स के बीच में दो तरीके से ट्रांसमिशन होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा केमिकल साइनेप्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की एग्जैक्टली. तो नर्वस सिस्टम में आप जानते हो दो पार्ट होते हैं. अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करो, नर्वस सिस्टम, तो दो पार्ट होते हैं. एक होता है सीएनएस जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें नर्व्स आती हैं. इसमें क्या आती हैं? नर्व्स. और इसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो वॉलेंट्री जो है स्टिमुलस को लेता है, मतलब जो हम अपने मन से कर पा रहे हैं खुद से, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है. और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसकी नर्व्स होती हैं जो ऑटोनॉमिकली कंट्रोल होती हैं, वो आगे हम बात करेंगे. तो ये बात हो गई नर्वस सिस्टम की. अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम को. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में ज़रा देखते हैं. उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर इसके एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट से डिराइव होते हैं. क्या होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं. इन्हीं 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स से डेवलप होकर फाइनली ब्रेन बनता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ये जो प्राइमरी वेसिकल्स हैं वो क्या क्या है यहाँ देखिए ज़रा. प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन. ये वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर हैं जिससे ब्रेन के सभी कंपोनेंट्स बनते हैं. प्रोजेंसेफ्लॉन फॉर्म्स द फोर ब्रेन, मीजेंसेफ्लॉन फॉर्म्स द मिड ब्रेन, रोम्बेनसेफ्लॉन फॉर्म्स द हिंड ब्रेन. तो ये अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं. अगर प्रोजेंसेफ्लॉन की बात कीजिए तो ये डेवलप होके बनाता है टीलेंसेफ्लॉन और डायेंसेफ्लॉन, ये चीज़ें बनाता है. टीलेंसेफ्लॉन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है. फ्रॉम अ टच ऑफ फेदर टू एनी अदर स्टिमुलस, दैट ऑल इज़ रिकग्नाइज बाय द सेरिब्रम. एक फेदर भी टच करता है तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि सेरिब्रम हमारा इतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है. सेरिब्रम से ही आईक्यू होता है, मेमोरी होती है, विल पावर, जजमेंट, सभी चीज़ें सेरिब्रम से आती है. और जिसका सेरिब्रम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जीवन में आगे जाता है. सेरिब्रम के अलावा बेसल गैंग्लिया, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे डिटेल में. हिपोकैम्पस, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है. अदरवाइज़ 10-15 मिनट के बाद की बातें हम भूल जाएं, अगर ये ना हो तो ये उनकी फाइल बना के रख देता है ताकि आप बाद में भी रिकॉल कर सकें. अमाइगडाला, ये इट हेल्प्स टू रिमेंबर फियर एंड कंट्रोल्स एंगर. ये डर को याद दिलाता है और इसीलिए आदमी अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर पाता है. तो ये गुस्से को कंट्रोल करने वाला पार्ट है. इन सब का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. इसके टीलेंसेफ्लॉन के अलावा प्रोजेंसेफ्लॉन क्या बनाता है? डायेंसेफ्लॉन, जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. मीजेंसेफ्लॉन सिंपली मिड ब्रेन बनाता है. थोड़ा सा ही पढ़ना है मिड ब्रेन के बारे में, 5 मिनट में हम बात खत्म कर लेंगे जब इस पे आएंगे. तो रोम्बेनसेफ्लॉन ये हाइंड ब्रेन बनाता है. 2 चीज़ें बनाता है, माइलेनसेफ्लॉन जिसमें जो कि मेडुला है, और दूसरा मीटेनसेफ्लॉन जिसके अंदर पॉन्स और सेरिबेलम दोनों आते हैं. ठीक है, तो ये प्रोजेंसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन एम्ब्रियोनिक वेसिकल्स है जिनसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बनते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रेन की. और ब्रेन में सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंजेस की, जो कि असल में ब्रेन की कवरिंग है या सीएनएस की कवरिंग है आप कह लीजिए. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करके रखती हैं 3 मेनिंजेस. 3 मेनिंजेस उन्हें कवर करके रखती हैं ताकि उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकें उसके अंदर. वो तीनों मेनिंजेस के बारे में डायग्राम हमने बना रखा है, इसे ज़रा देखते हैं. देखिए, सबसे ऊपर जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है, आउटर मोस्ट, और ये क्लोजली इन्वेस्ट करती है स्कल को. स्कल के साथ जुड़ी रहती है, सबसे मोटी होती है, स्कल के साथ जुड़ जाती है और ए वेस्कुलर होती है.
इसका मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं आती, पर ये सबसे मोटी वाली होती है, बाहर होती है और स्कल के साथ जुड़ी होती है। इसका मतलब स्कल के जस्ट नीचे होती है कौन? ड्यूरामीटर। उसके बाद एरेक्नॉइड मीटर आती है। एरेक्नॉइड मीटर इज थिनर देन ड्यूरामीटर बट थिकर देन पायामीटर। जो सबसे अंदर वाली उससे मोटी होती है, मगर जो ड्यूरामीटर है उससे ये थिन होती है। इसके दोनों तरफ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और ये भी ए वेस्कुलर होती है। अगर ड्यूरामीटर की बात करें तो बाहरी साइड तो स्कल के साथ चिपक जाता है, तो जो अंदर की साइड होती है ड्यूरामीटर उसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, मगर एरेक्नॉइड मीटर के दोनों तरफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। एरेक्नॉइड मीटर ड्यूरामीटर से थिनर होती है, थिन होती है, मगर दोनों ही ए वेस्कुलर होते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई लैकिंग होती है। और इन दोनों के बीच में ये स्पेस होती है, इसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। दिस सब ड्यूरल स्पेस इज फिल्ड विथ फ्लूइड विच इज़ नॉट CSF। ये फ्लूइड से भरी है जो कि CSF नहीं होता, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नहीं होता है वो, ठीक है। और सबसे अंदर होती है पायामीटर, रेड कलर से बनाई है, क्यों? क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होती है, थिनेस्ट होती है, तीनों में सबसे पतली होती है और हाईली वेस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई से पूरी लैस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। एंड इट क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन। ये ब्रेन के ऊपर चिपकी हुई होती है। हमने ब्रेन थोड़ा सा दूर दिखा दिया तो ब्रेन के ऊपर ही चिपक जाती है। तो ड्यूरामीटर स्कल से जुड़ती है, जबकि पायामीटर सबसे अंदर वाली है और ब्रेन के ऊपर वो जुड़ जाती है। इट क्लोजली इन्वेस्ट दी ब्रेन एंड इट इज़ हाईली वेस्कुलर। ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है। अगर हम देखें तो एरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर के बीच में भी एक जगह है जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। दिस स्पेस इज फिल्ड विद CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये CSF से भरा हुआ होता है, ठीक है। अब देख रहे हो आप, ये मेनिंजेस ब्रेन को तो कवर कर ही रही है, स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी कवर कर रही हैं, पर फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे आते ही ये मेनिंजेस टैपर कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड टैपर करके ख़त्म हो गया है। तो ये जगह जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है उसे हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस या कोनस टर्मिनालिस। ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के पास आके स्पाइनल कॉर्ड टैपर कर जाती है, ख़त्म हो जाती है, मेनिंजेस को कवर कर रही हैं। और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के बाद स्पाइनल कॉर्ड तो आगे नहीं जाती, पर उसकी मेनिंजेस, उसकी कवरिंग आगे जाती हैं। देखिए यहाँ से कवरिंग रन करती हैं और ये कॉकेक्स तक, जो आखिरी वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, वहाँ तक रन करती हैं। केवल क्या रन करती हैं? मेनिंजेस एंड नॉट द स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजेस यहाँ से निकली, स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया, जब वो ख़त्म हुई उसके बाद भी मेनिंजेस जा रही हैं कहाँ तक? कॉकेक्स तक, टेल वर्टिब्रा तक। और ये जो केवल मेनिंजेस रन करती हैं अप टू कॉकेक्स, उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल क्या है? ओनली मेनिंजेस रन्स फ्रॉम फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा टू कॉकेक्स, दैट इज़ नोन एज फाइलम टर्मिनेल। तो इसका मतलब मेनिंजेस ने ब्रेन को कवर किया, स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया, स्पाइनल कॉर्ड भी खत्म हो गई, उसके बाद भी पूंछ जैसी मेनिंजेस पूंछ वर्टिब्रा तक जा रही हैं, टेल वर्टिब्रा तक जा रही हैं, केवल मेनिंजेस जा रही हैं, ठीक है। तो डियर ये बात हो गई किसकी? मेनिंजेस की, है ना।